सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनुज पांडे है और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अनटोल्ड लाइफ स्टोरी ने। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आयुष, एक ट्रांस मैन, और मैं जुड़ा हूँ आज अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के साथ। आज मैं सुनाऊंगा आपको अपनी कहानी। डिफरेंस के बारे में बताऊँ तो जब मैं LGBTQ पे मुझे पता चला था कि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो कैरेक्टर मेरी एज होगी 13 to 14। मेरा नाम विवान है, मैं कानपुर में रहता हूँ। मैं कानपुर क्वीर वेलफेयर का सदस्य। मैं मोहम्मद एहसान अंसारी, आज कानपुर क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन का को फाउंडर हूँ और आज मैं अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के साथ आया हूँ। जय माता दी। मैं सब ज्ञान दीक्षित, मेरा ऑफिशियल नेम ज्ञानेश दीक्षित है और कुछ लोग मुझे कृष्णा दीक्षित बोलते हैं। जैसे मेरे नाम बहुत सारे हैं, जैसे मेरी ज़िंदगी के भी बहुत सारे पहलू हैं। myself ऋषभ सिंह, आई एम एन ट्रांस वुमेन। मेरी जो जर्नी अभी तक की रही वो इतनी आसान नहीं थी। यहाँ तक आना, सेल्फ एक्सेप्टेंस, फैमिली के अगेंस्ट जाकर खुद को एक्सेप्ट करना। कि उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे एक अच्छा मौका दिया जहाँ पे मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकूँ। बात उन दिनों की है जब मेरा जन्म हुआ, सन 8 अगस्त 2003 को। धीरे धीरे जब मैं बड़ा होने लगा, जब मुझे समझ आने लगी, तब मुझे खुद में रियलाइज़ होने लगा कि हाँ, मैं औरों से डिफरेंट हूँ। क्योंकि जो मेरा अट्रैक्शन था वो लड़कियों के प्रति ना होकर लड़कों के प्रति था। तो मेरी कहानी शुरुआत होती है बचपन से। तो बचपन में ही हर किसी को पता होता है कि उसे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। किसी लोग को पसंद होता है गुड़िया, किसी लोगों को पसंद होती है गाड़ियाँ। मेरे भी बचपन में ऐसे ही कुछ शौक रहे थे जिसकी वजह से मेरे को डाउट हुआ था। हर लड़की को पसंद होता है लड़कियों की तरह रहना, जैसा हम स्टिग्मा है लड़कियों की तरह रहना, इन द सेंस पिंक कलर के कपड़े पहनना, तैयार होना, मेकअप करना। मेरी मम्मी का पार्लर था, तो मेरी बहन हमेशा मेकअप करती थी और तैयार होती थी, बट मेरा कुछ अलग था। मुझे गाड़ियों से खेलना पसंद था, मुझे बाहर खेलना पसंद था, मुझे लड़कों जैसे रहना पसंद था, मुझे लड़कों के जैसे कपड़े पहनना पसंद था। मेरे घर में कई बार इस चीज़ पर लड़ाई हुई। मैं कम्युनिटी में कैसे आया और कम्युनिटी के लोगों के साथ कैसे वर्क करता हूँ, कानपुर क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन की शुरुआत मैंने कैसे की, मैं इसके बारे में आज आपको बताऊँगा। ये शुरुआत 2017 में हुई जब मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री रहता था, वहाँ से वापस आया। फिर मैं लोगों के बीच में आया, लोगों के साथ उठा बैठा, लोगों को मैंने देखा, उनकी सिचुएशन देखी, उनकी स्टोरीज़ वगैरह सुनी। उनको कानपुर क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर अनुज पांडे हैं, उनके साथ मैंने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोची, क्योंकि मुझे सोशल वर्क में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है हमेशा से। तो हम लोगों ने एक नाम दिया कानपुर क्वीर फाउंडेशन, जो कि बाद में 2021 में रजिस्टर्ड हो गए कानपुर क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से बना। हम लोगों ने 2018 से ही लोगों की हेल्प करना शुरू कर दी। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसकी मदद की। अगर फाइनेंशियल इशू भी किसी को होता था तो उसको भी हम लोग उसको जॉब दिलवा के सपोर्ट करते। तो उस एज में मुझे पता चला और क्रॉस ड्रेसर्स होते हैं तो मुझे सीढ़ी करना बहुत पसंद था। मुझे लड़की बनना बहुत अच्छा लगता था और फिर हमारा वहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ और देन फैमिली वालों को पता चला। तो ऐसा बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे, फैमिली मेम्बर से बहुत सपोर्टिव था। एजुकेशन से लेकर के हर एक फील्ड में मेरे फादर मदर ने सपोर्ट किया। बट एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आया कि जब मेरे बारे में पता चला कि मेरा लड़का ऐसा है तो धीरे धीरे सबने अपना हाथ हटा लिया। मेरे फादर मेरे से बोले कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, इसमें हमारी इज्जत जा रही है। तो मैंने पापा को ये बोला, पापा ये हमारा फ्रीडम है और मुझे हक है, मैं इस कम्युनिटी का हूँ तो मैं इस लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। तो वहाँ से हमारे फादर ने हमें समझाया, बट मैं उस टाइम पे बहुत छोटा था, 13-14 कोई एज नहीं होती है। तो वहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या सही है क्या गलत है, बस जो मेरे मन में आ रहा था तो मैं करा जा रहा था। तो मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी गलती का मुझे इतना बड़ा अंजाम भोगना पड़ेगा। बट एक फेज़ ऐसा आया कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। तो मेरे फादर ने मुझे बहुत पीटा था। एज अ जो बेल्ट्स होती हैं जो सब लोग पहनते हैं, उस बेल्ट से मेरे डैड ने मुझे इतना पीटा था कि मेरी पूरी पीठ पर नीले नीले निशान पड़ गए थे। तो मैं बहुत रोया। फिर मुझे लगा कि अगर मुझे यहाँ पर इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है, मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़ सकता हूँ। बट ये मेरी गलती थी क्योंकि मैंने अपनी आदतें ठीक नहीं की
और इसके चलते हुए घर वालों ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए कि बच्चा बस इसके आगे हम आपको अपने पास नहीं रख सकते। तो सोसाइटी का प्रेशर था कि एक लड़का है तो एक लड़की की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, ऐसा मानना होता होगा। उस टाइम पे मुझे भी इतनी समझ नहीं थी। तो ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया, मेरी स्कूलिंग चालू हुई। जब मैं क्लास 3rd में आया के बाद में लोगों ने मेरे साथ में bullying करना स्टार्ट किया, मुझे चिढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पे मैं बच्चा सा था और मुझे समझ में नहीं आता था कि लोग मुझे क्या बोल रहे हैं। लोग बोलते थे ये बहुत लड़कियों जैसा रहता है, इसके चाल डाल लड़कियों जैसे हैं, आवाज़ भी लड़कियों जैसी है। तो लोग मुझे बुलाते थे ये लड़की इधर आ। तो मेरे दोनों कान भी छेदे हुए थे, एक्चुअली मेरा छेदन भी हुआ था। तो इस वजह से मेरा फेस और लड़कियों जैसा दिखता था। जब लोग मुझे लड़की लड़की कह के चिढ़ाते तो मैं घर पे आया, मैंने बोला कि लोग मुझे लड़की कह के चिढ़ाते हैं और मुझे कान की बाली उतारनी है। तो हमारे यहाँ छेदन होता है, तो मम्मी ने बोला नहीं दोनों कान में है तो एक कान में पहन लो और एक कान का उतार दो। तो मैंने एक कान का उतार दिया और एक कान में आज भी मैं पहना हुआ हूँ। मैं स्कूल चेंज कर देता था, मैं घर पे बोलता था कि वहाँ पे ऐसे दिक्कत हो रही है वो है, तो इस तरह से स्कूल चेंज होते रहते। तो मैंने 2-3 स्कूल चेंज कर दी इसी वजह से, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम, उन लोग मुझे चिढ़ाते थे और टीचर भी समझने को तैयार नहीं होता था। तो जब मैंने एडमिशन लिया कानपुर के एक गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ तो इतनी ज़्यादा हद पार हो गई कि कुछ हो नहीं, वॉशरूम जाना तक मेरा दुश्वार हो गया। जैसे ही वॉशरूम जाओ वैसे ही लोग मुझे सेक्सुअल अब्यूज़ करते थे और बहुत ज़्यादा तंग करते थे। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी कि मैं प्रिंसिपल को भी मैंने बात बोली कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है और इस तरह से लोग हमें परेशान कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने उल्टा मुझे डांट के बैठाल दिया कि तुम अपनी हरकतें सुधारो और वो लोग सही हैं, तुम हरकतें सुधारो अपनी। लड़के भी मुझे बदनाम कर देते कि नहीं मैम ये ऐसा है वैसा है, और मैं इतना सीधा था मैं बोल नहीं पाता था। तो 8 अगस्त 2016 में हम गए सावन के मेले में दर्शन करने, हम लोग जा रहे थे अयोध्या फैज़ाबाद। तो उस टाइम पे एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरी फैमिली के 7 लोग थे, इवन हम भी थे, 8 लोगों का एक्सीडेंट हो गया। तो जिसमें मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, मेरी मौसी एक्सपायर हो गई, मेरे घर के 6-7 लोग एक्सपायर हो गए। उस एक्सीडेंट में मैं भी था, मेरी भी हालत बहुत सीरियस हो गई, क्रिटिकल हो गई, और मेरी भी सांसें चल रही थी कैसे तैसे। मेरा भी लखनऊ के JMU में ट्रीटमेंट चला और मैं ठीक होके आ गया। उसके साल भर बाद मुझे पता चला कि मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई हैं, जब मैं कोमा से ट्रामा से बाहर निकला। तो उस टाइम पे मेरी लाइफ जो है बहुत उथल पुथल हो चुकी थी, क्योंकि पापा को कैसे समझाएं, मम्मी तो थोड़ा बहुत समझती हुई चीज़ें, तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी कि पूछो नहीं कि हम अपनी बात किसको बताएं। अगल बगल में भी लोग समझते थे तो लोग बोलते थे अरे ये तो हिजड़ा है, ये तो ऐसा वैसा है। तो मैं इतना ज़्यादा ट्रामा में था कि मैं भी सुसाइड अटेम्प्ट करने में आ गया कि नहीं अब मुझे भी नहीं रहना है, मुझे भी लोग इससे परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और पापा को खुल के बता भी नहीं सकते थे क्योंकि वो थोड़ा अल्कोहलिक भी थे, तो वो मेरी बात को सुनने को तैयार भी नहीं होते थे। हमें बहुत सारे अलग अलग ढंगों से बचपन से जीना पड़ा। छोटे से ही हमें लड़कियों जैसे चलने फिरने में या डांस करने में बहुत इंटरेस्ट था, और इकलौते बच्चे होने के कारण इंडिया में वैसे भी लोग बच्चों को लड़कियों जैसे कपड़े पहना दिए जाते हैं ताकि वो क्यों दिखें। मेरे साथ भी हुआ। बात है जब हम 6 साल के हो गए, देन उसके बाद हम एक रिलेटिव के यहाँ गए, और मुझे रिलेशन से बहुत कम खींचा जाता था, बट एक रिलेटिव का घर था जहाँ मुझे जाना बहुत अच्छा लगता था। वहीं पर एक लड़का था जो मुझसे 4 साल बड़ा था, या शायद 5-6 साल, मुझे करेक्टली नहीं मालूम, और उसने मुझे फिज़िकली टच किया। हम छोटे से, हमें समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सही है या गलत है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। छोटे बच्चे जब भी कुछ नया देखते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं या अजीब फील करते हैं। देन उसने मेरे साथ बेसिकली मेरा रेप किया, और ये चीज़ 4-5 साल तक चलती रही। हम बचपन से इंट्रोवर्ट थे, अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बता पाए, चीज़ें झेलते गए। एक टाइम बाद जब हम थोड़े बड़े हुए, 11 साल के हुए, तब मुझे रियलाइज़ हो कि नहीं ये गलत है, मुझे इसके खिलाफ़ बोलना चाहिए। और मैंने उसके खिलाफ़ बोला। बोलने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पहले से ही लड़कियों जैसी हरकत करता था, तो मुझे मालूम था दैट कि मैं कुछ अलग हूँ। फिर मैंने खुद के बारे में जानकारी जुटाई, और 11 की एज में मुझे क्लियर हो गया कि आई एम अ गे। दैट उसके बाद हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आए, कुछ अच्छे कुछ बुरे फ्रेंड्स बने, और 12 की एज में हमने पेरेंट्स को बताया कि मॉम डैड मेरे साथ ऐसा ऐसा है। पापा इज़ लाइक खुद को चेंज करो, ये सब मन का वहम है, तुम्हें बीमारी लग गई है या तुम पागल हो गए हो, खुद को चेंज करो। हम बात समझे, हमने खुद को चेंज करने की बहुत कोशिश की। 6 महीने तक लड़कियों के साथ उठने बैठने की, उनके से अट्रैक्ट होने की, बट मुझसे नहीं हुआ। 6 महीने बाद बोला कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने लिटरली 3 बार सुसाइड ट्राई किया।
तो मेरे को यही लगा कि यार ये ज़िंदगी है, सब जी लेते हैं तो मैं भी जी लूँगा। एक टाइम ज़िंदगी में मेरे पास ऐसा भी आया कि मुझे अपने घर की तरफ मुड़ना पड़ा। मेरी मदर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा, मेरी सिस्टर से मेरा डीएम हुआ, उन्होंने बताया कि मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम वापस आ जाओ। तो मुझे लगा तो नहीं कि जिस तरह से इन्होंने मुझे, मेरे फैमिली वालों ने पीटा और इतनी सारी चीज़ें हुई, मुझे लगा तो नहीं कि मुझे जाना चाहिए, पर मैंने कहा मेरी माँ है, उन्हें भी दर्द होता है। तो मैं उन सब चीज़ों को लेकर के आया, अपने फैमिली वालों से बैठा, बात करा। और हाँ, आज भी हमारी फैमिली इतना सपोर्ट हमें नहीं करती है, बट हाँ करती है। उन्हें पता है कि हमारा बच्चा है और साथ देना पड़ेगा, अगर हम साथ नहीं देंगे तो बाहर वाले कैसे साथ देंगे। तो हमारी मम्मा, जब इतना सब कुछ हो गया, मारपीट हो गई, मेरी पूरी इज़्ज़त उतर गई, मेरे घर वालों की पूरी इज़्ज़त उतर गई, तो एक चीज़ मुझे समझ आई। मैंने कहा यार ये माँ है, अगर मैंने बैठा के समझाऊंगा प्यार से तो ये समझेंगी क्यों नहीं। जब जानवर समझ जाते हैं प्यार की भाषा तो माँ क्यों नहीं समझेंगी। जब मैंने अपनी मम्मा को समझाया, मम्मा ऐसी ऐसी चीज़ है, और मेरी मम्मा ने मुझे एक सलाह दी कि बेटा मैं तुम्हें प्यार भी करूँगी और अपने घर पे भी रखूँगी, तुझे हर एक चीज़ ला के दूँगी, लेकिन तू ये लड़की बनना छोड़ दे। तो मैंने कहा मम्मा ये आइडेंटिटी मुझसे आप छीन रहे हो, आपको क्या मिलेगा। ये मेरा बचपना नहीं है, मैं अभी बड़ा हुआ हूँ और ये सब मेरे शौक़ हैं, मैं कोई जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे पता है मुझे आगे करना ही है। और एक टाइम ऐसा था जब मेरे घर वाले कन्विंस नहीं हुए, मेरी मदर कन्विंस नहीं हुई, तो अंधविश्वास लेवल की चीज़ों तक पहुँच गई थी मेरी मदर। अंधविश्वास, बाबाओं से मिलना, वहाँ बाबाओं से मिल कर के बताना कि मेरे लड़के ऐसा हरकतें करता है, वैसा हरकतें करता है। तो एक बाबा थे, उन्होंने जलता हुआ कपूर मेरी ज़बान पर रख दिया था और इतना मुझे पेन हुआ था। वो कह रहे थे इसके अंदर किसी ट्रांसजेंडर की आत्मा है। तो उन्होंने ऐसा कुछ उल्टा सीधा बताया और बहुत ज़्यादा ही मुझे टॉर्चर किया। वो मुझे गरम सरिया से मेरे हाथ पे छुआ देते थे और मेरी पीठ पर गरम सरिया मार देते थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी। तो जब मेरे दर्द बर्दाश्त हुई तो फिर मैं वहाँ से वेकअप कर गया, मैंने वहाँ से सारी चीज़ें छोड़ दी। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड अनुज के साथ रहने लगा, मैं 3 महीना वहाँ पर रहा। जय माता दी। भाई साहब ज्ञान दीक्षित, मेरा ऑफिशियल नेम ज्ञानेश दीक्षित है और कुछ लोग मुझे कृष्णा दीक्षित बोलते हैं। जैसे मेरे नाम बहुत सारे हैं, जैसे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे पहलू हैं, हमें बहुत सारे अलग अलग ढंगों से बचपन से जीना पड़ा। छोटे से ही मैं लड़कियों जैसे चलने फिरने में या डांस करने में बहुत इंटरेस्ट था, और इकलौते बच्चे होने के कारण इंडिया में वैसे भी लोग बच्चों को लड़कियों जैसे कपड़े पहना दिए जाते हैं ताकि वो क्यों दिखें। मेरे साथ भी हुआ। बात है जब हम 6 साल के हो गए, देन उसके बाद हम एक रिलेटिव के यहाँ गए और मुझे रिलेशन से बहुत कम खींचा जाता था, बट एक रिलेटिव का घर था जहाँ मुझे जाना बहुत अच्छा लगता था। वहीं पर एक लड़का था जो मुझसे 4 साल बड़ा था या शायद 5-6 साल, मुझे करेक्टली नहीं मालूम, और उसने मुझे फिज़िकली टच किया। हम छोटे से, हमें समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सही है या गलत है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। छोटे बच्चे जब भी कुछ नया देखते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं या अजीब फील करते हैं। देन उसने मेरे साथ बेसिकली मेरा रेप किया और ये चीज़ 4-5 साल तक चलती रही। हम बचपन से इंट्रोवर्ट थे, अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बता पाए, चीज़ें झेलते गए। एक टाइम बाद जब हम थोड़े बड़े हुए, 11 साल के हुए, तब मुझे रियलाइज़ हो कि नहीं ये गलत है, मुझे इसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। और मैंने उसके ख़िलाफ़ बोला। बोलने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पहले से ही लड़कियों जैसी हरकत करता था, तो मुझे मालूम था दैट कि मैं कुछ अलग हूँ। फिर मैंने खुद के बारे में जानकारी जुटाई और 11 की एज में मुझे क्लियर हो गया कि आई एम अ गे। दैट उसके बाद हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आए, कुछ अच्छे कुछ बुरे फ्रेंड्स बने, और 12 की एज में हमने पेरेंट्स को बताया कि मॉम डैड मेरे साथ ऐसा ऐसा है। पापा इज़ लाइक खुद को चेंज करो, ये सब मन का वहम है, तुम्हें बीमारी लग गई है या तुम पागल हो गए हो, खुद को चेंज करो। हम बात समझे, हमने खुद को चेंज करने की बहुत कोशिश की। 6 महीने तक लड़कियों के साथ उठने बैठने की, उनके से अट्रैक्ट होने की, बट मुझसे नहीं हुआ। 6 महीने बाद बोला कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने लिटरली 3 बार सुसाइड ट्राई किया। मुझसे नहीं जिया जा रहा था दूसरे की बॉडी में, अजीब लग रहा था मुझे। हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि हमें लड़कों की तरह चलना पड़ रहा है, चाल नहीं, अपने तरीके से नहीं जी पा रहे। हमने 3 बार सुसाइड किया। जब 3 बार सुसाइड करने के बाद मेरे पेरेंट्स को लगा वो अपना लड़का ना खो दें, इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है हम तुमको एक्सेप्ट करते तुम जैसे हो। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपनी जर्नी स्टार्ट की और खुद को खोजना चालू किया। बाद में पता चला कि मैं गे भी नहीं हूँ, आई एम अ ट्रांस वुमन। मैं साइकोलॉजिकली एक औरत हूँ और अंदर से खुद को एक औरत मानती हूँ। ये एक्सेप्ट करना मेरे लिए इतना ईजी नहीं था। अलग अलग फ्रेंड्स, अलग अलग सोच, अलग अलग बातें। आज बातें इतनी आगे आ गई हैं कि मेरे रिश्तेदार, हर कोई मेरे बारे में सब कुछ जानता है, बट मेरे मुंह से नहीं सुन पाया, इसलिए मुझे कुछ कह नहीं पाता है। ताने मिलना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी हैं। बट जो हमने हमेशा सीखा, अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो हर कोई आपसे प्यार करता है, और नहीं भी करता तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता।
सो ये मेरी लाइफ की स्टोरी इतनी ईजी नहीं रही। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, अलग अलग लोग आए, बट हम हमेशा से जानते हैं कि अगर आप सही हैं, आप खुद को सही मानते हैं, तो आप सब कुछ गलत नहीं हो सकता। और हमारे कानपुर का वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से 5 नवंबर को प्राइड अरेंज की जा रही है। सो हम सब बस आपका साथ चाहते हैं। हम आपसे अलग नहीं हैं, ना हमें कोई अलग से रोल्स चाहिए, बस आप अपने बीच में बैठने का हक हमें दे दें, इतना हमारे लिए काफ़ी है। थैंक यू। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, 2 पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, 2 पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, ख्वाबों की ये दुनिया है, ख्वाबों में ही रहना है, जो भी है वो जाएगा, बस खुश रहना है। कौन किसको बोले, कौन किसको पूछे, सबके लबों पर अपने तराने हैं, मंजिल लगे करीब सबको यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। तो एक्चुअली कुछ टाइम पहले मैं गया था, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं गया था वहाँ पर। मैं वहाँ पर अकेले गया हुआ था, मुझसे बोलते, मैंने बोला मुझे ऐसे ट्रीटमेंट कराना है, ऐसा कुछ। तो उन्होंने बोला ठीक है बैठो। बैठने के बाद मुझे बैठाला, मौका लगा शायद कुछ ऐसा बोले, बट फिर उन्होंने मेरी बातों को मिसअंडरस्टैंडिंग करके उल्टी सीधी बातें स्टार्ट कर दिया, और कुछ बातें ऐसी बताने लगे जिससे मुझे डर लगने लगा। तो यही चीज़ें बातें होती जो वो बातें करते हैं, जो हमारा मजाक उड़ाते हैं। इस वजह से आज जनरेशन में लोग खुद नहीं जाते हैं कि हम अपने ट्रीटमेंट करा पाए, इसलिए लोगों को डर लगता है कि अगर हम जाएंगे तो वो लोग उनसे उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे। इस वजह से लोगों की हिम्मत टूट जाती है, वो खुद नहीं जा पाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने का। तो काम है आपका मजाक बनाना, वो मजाक बनाएंगे, उनके ऊपर चली जाएगी, बट जो आपको तकलीफ होगी वो तो आप ही को झेलना है। तो ऐसा तो सोचिए, इन सबको इग्नोर करिए और कुछ भी चीज़ों को इग्नोर करके आप अपना ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि अगर आपको बेहतर हो रहा है तो आप लोग को सबकी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। तो कुछ भी वो बोले, कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आप उनको सच सच बताइए, बाकी कुछ भी नहीं। और बाकी आप अपना ट्रीटमेंट कराइए कि आप ठीक हो पाओगे, तभी सब कुछ हो सकता है। कई बार जब स्कूल का पहला दिन था मेरा, तभी की बात है कि ऐसा हुआ था कि मेरे को स्कर्ट पहनाई गई। मैंने स्कर्ट रो धो कर पहनी। मेरी आज भी एक फ़ोटो है पहले दिन की जिसमें मैंने स्कर्ट पहनी थी, और मैंने बहुत रोया। ना मुझे तब पता था, ना ही मुझे 16 साल तक पता चला कि हाँ मुझे रोना क्यों आता है जब भी मुझे लड़कियों की तरह कपड़े पहनने पड़ते हैं, या मुझसे बोला जाता है लड़कियों की तरह रहो। जब मैं 8th क्लास में था, तब मेरी मम्मी ने मुझे फोर्स किया, या उन पर भी दबाव आया सोसाइटी की तरफ से कि तुम बाल बढ़ा लो। मैंने बाल बढ़ाए। मैंने 10th क्लास तक बाल बढ़ाए 2 साल के लिए, लड़कियों की तरह रहा। जिससे मुझसे कहा गया कि जैसे तुम लड़कियों की तरह रहो, जैसा सोसाइटी कहती है, मैंने ट्राई किया। पर वही एक समय था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं। पर मेरे को तब भी नहीं पता था। 10th में मैंने अपने बाल कटवाए, लड़ाई हुई मम्मी के साथ, घर वालों ने जागती सीखी, उनसे बोला कि तुम क्यों फ्रीडम दे रही हो इतना। ठीक है, फिर उसके बाद ये हुआ कि 10th से लेके हम लोग आ गए कानपुर किसी वजह से। फिर जब हम कानपुर आए तो मैंने अकेले रहना चालू कर दिया, क्योंकि मेरे नए दोस्त नहीं बने थे तब। मेरे दोस्त इसलिए नहीं बने थे क्योंकि मैं अलग था। जैसा स्टिग्मा था, जैसा होना चाहिए एक लड़की को, मैं वैसा नहीं था। ठीक है, तो अब ये हुआ कि कोविड आया तो हमारे पास फ्री टाइम आया। तो उस फ्री टाइम में मेरे को एक बात हिट की। उससे 1 साल पहले मेरी एक क्लासमेट ने मुझसे कहा था, जब नया सेक्शन आया था, लॉ आया था, जिसमें हर फॉर्म में, लीगल फॉर्म में 3rd जेंडर का ऑप्शन आया था। तो मेरी दोस्त ने मुझसे सिर्फ मजाक में मुझसे बोला था कि तुम तो 3rd जेंडर फिल करोगे। तो फिर मुझे लगा कि यार पागल हो क्या तुम, क्योंकि ऑब्वियस सा रिएक्शन होता है किसी का भी। बट वो साल मेरे को, मतलब 1 साल तक वो वाली बात मेरे को इतनी ज़्यादा हिट की गई कि मैंने जब 1 साल बाद उस चीज़ को सर्च किया तो मुझे पता चला कि नहीं, जो लोग आज तक मुझसे मजाक में कह के गए थे, जो बदनामी सी मेरे को लग रही थी, वो बदनामी नहीं है। और सोसाइटी का जो भी पर्सपेक्टिव है, सोसाइटी का जो भी नज़रिया है, और वो डिस्क्रिमिनेशन जो हमने आज तक फेस किया, मैं उसी के बारे में बात करूँ।
तो मेरी जर्नी शुरू हुई, जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, हमेशा से मुझे खुद पर लेकर सेल्फ डाउट था। सेल्फ डाउट इस बात को लेकर था, जो मेरी सोच थी और जो मेरे हाव भाव थे, मेरा चाल चलन था, वो एक नॉर्मल लड़के जैसा कभी नहीं था। उसमें हमेशा मुझे एक स्त्री की छाप दिखी। मेरी पहचान में मुझे एक पुरुष से ज़्यादा एक स्त्री नज़र आई। और धीरे धीरे जब मैंने खुद को एक्सेप्ट किया, मेरे एक्सेप्टेंस के साथ साथ मुझे सोसाइटी ने जो मेरे साथ व्यवहार किया वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं लगा। हमेशा से बुलिंग फेस की, फैमिली में हो या बाहर हो, स्कूल कॉलेज में हो, सब जगह सेम चीज़ें हमें मिली। हमारे साथ गलत तरह से ट्रीट किया लोगों ने, ईव टीजिंग जैसी चीज़ें हुई, इन चीज़ों को फेस किया। और उसके बाद जब आज हम फैमिली में अपने एक्सेप्टेंस के लिए लड़ रहे हैं, बाहर लड़ रहे हैं, तो उसमें भी हमें ही गलत ठहराया जा रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती, या फिर ये वेस्टर्न कल्चर है जिसे हम अडॉप्ट कर रहे हैं, या यहाँ से नहीं आया है। इसी चीज़ों को लेकर हम बात करना चाहते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर से नहीं आया, ये हमारे एंशिएंट टाइम से है। ये होमोसेक्सुअल और ट्रांस वुमेन, ट्रांसजेंडर ऐसी चीज़ें पहले से हैं, हमारे एंशिएंट कल्चर में है, जिन्हें आप आज बता रहे हैं कि हम आज अपना रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को लेकर, बल्कि ये पहले से हैं जिनके बारे में आपको समझना होगा और आपको हमें एक्सेप्ट करना होगा वैसे ही जैसे हम हैं। और आप हमें वैसा एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हमारे सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के तौर पर, क्योंकि हमारी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस आपसे डिफरेंस है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि हम आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो गए, हम भी आपके जैसे हैं। मुझे नहीं जिया जा रहा था दूसरे की बॉडी में, अजीब लग रहा था मुझे। हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि हमें लड़कों की तरह चलना पड़ रहा है, चाल नहीं, अपने तरीके से नहीं जी पा रहे। हमने 3 बार सुसाइड किया। जब 3 बार सुसाइड करने के बाद मेरे पेरेंट्स को लगा वो अपना लड़का ना खो दें, इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, हम तुमको एक्सेप्ट करते, तुम जैसे हो। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपनी जर्नी स्टार्ट की और खुद को खोजना चालू किया। बाद में पता चला कि मैं गे भी नहीं हूँ, आई एम अ ट्रांस वुमन। मैं साइकोलॉजिकली एक औरत हूँ और अंदर से खुद को एक औरत मानती। ये एक्सेप्ट करना मेरे लिए इतना ईजी नहीं था। अलग अलग फ्रेंड्स, अलग अलग सोच, अलग अलग बातें। आज बातें इतनी आगे आ गई हैं कि मेरे रिश्तेदार, हर कोई मेरे बारे में सब कुछ जानता है, या जानता है बट मेरे मुंह से नहीं सुन पाया, इसलिए मुझे कुछ कह नहीं पाता है। ताने मिलना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी हैं। बट जो हमने हमेशा सीखा, अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो हर कोई आपसे प्यार करता है, और नहीं भी करता तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये मेरी लाइफ की स्टोरी इतनी ईजी नहीं रही। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, अलग अलग लोग आए, बट हम हमेशा से जानते हैं कि अगर आप सही हैं, आप खुद को सही मानते हैं, तो आप सब कुछ गलत नहीं हो सकता। इस तरह से कानपुर क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन ने 2018 में शुरुआत की। आज 2023 आ गया है। हम लोग लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं, और 5 नवंबर को हमारी कानपुर क्वीर गौरव यात्रा है, उसमें आप सब इनवाइटेड भी हैं। और हमको जितना ज़्यादा आप सहयोग करेंगे उतना ज़्यादा कानपुर के निवासी खुल के सामने आएंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। मैं काफ़ी प्रेशर में था कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ। मेरी फैमिली में कोई है भी नहीं समझने को जिससे मैं अपनी बात शेयर कर सकूँ। तो ऐसे ही जब मैंने फ़ोन लिया, पैसे कलेक्ट किया और मैंने फ़ोन लिया, फ़ोन लेने के बाद में मैंने ऐसा साइकेट्रिस्ट वगैरह सर्च किए, काफ़ी रिसर्च किया, तब मुझे एक नाम पता चला कि हाँ, मैं एक LGBT कम्युनिटी से आता हूँ, बिलोंग करता हूँ। तो मुझे ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन का पता चला जो कि मुंबई से है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा और मैंने वहाँ पे अपनी काउंसलिंग कराई और सारी चीज़ें काउंसलिंग कराने के बाद में मुझे पता चला कि हाँ, मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ। अंदर से मैं एक ट्रांस वुमेन आइडेंटिफाई करती हूँ, क्योंकि जो मेरा चाल ढाल, बोलने का तरीका, और मुझे खुद भी लड़कियों जैसा रहना पसंद है, लड़कियों के जैसे कपड़ा पहनना पसंद है। बट ये कि सोसाइटी का इतना ज़्यादा डर रहता है, स्कूल कॉलेजेस में रहता है कि हम ऐसे अपने तरीके से नहीं कर सकते कि एक लड़का हो कि एक लड़कियों के कपड़े पहन के या लिपस्टिक लगा के या काजल लगा के जाए, तो आदमी क्या बोलेगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मेरे घर से कॉल आया मेरे डैड का। उन्होंने बोला, बेटा तू जहाँ पे भी है तू घर आ जा, मुझे तेरी शक्ल देखनी है। मैं तो बच्चा, अगर मुझे कहीं से प्यार मिलेगा तो मैं तुरंत उसे कैच करूँगा। मैं अपने फादर के पास पहुंचा और मेरे फादर सीधे मुझे पकड़ के ले गए काउंसलर के पास। वहाँ से अभी टॉर्चर ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ से मुझे पकड़ के ले गए काउंसलर के पास और मुझे 2 थप्पड़ मारे। वहाँ पर मैंने जब सारी चीज़ें बताई तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती है और उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिसिटी पेन दिया, मुझे चेयर पर बैठा दिया था और मेरा हेड है, हेड पर एक कैप पहनाई थी उन्होंने, वायर जैसी थी वो। और उन्होंने जो मुझे उसे स्टार्ट किया तो मतलब मेरा माइंड, पूरे बॉडी में मेरे इलेक्ट्रिसिटी फैल गई थी और मैं ऐसा लग रहा था आज मैं ख़त्म हो जाऊंगा। तो फिर जब सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई तो मैंने एक चीज़ बेटर समझी,
या तो इनके कहने पर चलो या तो अपने कहने पर चलो। वहाँ से सारी चीज़ें खत्म हुई। फिर धीरे धीरे मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, मुझे किसी से बात करना नहीं पसंद, मैं किसी से बात नहीं करता था, किसी से बोलता नहीं था। ऐसा होता था मैं 3 दिन खाना भी नहीं खाता था, मैं सोया रहता था। मुझे फ़ोन से भी कोई मतलब नहीं, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, मैं बस अपने में मगन रहता था। बस यही सोचता था कि क्या करना है अब ज़िंदगी में। मेरी तो ज़िंदगी यहाँ पे स्पॉइल हो गई, अब क्या करूँगा, कहाँ से आगे बढ़ूँगा, कैसे क्या लाइफ में करना है। मैंने इतने बड़े बड़े ड्रीम्स कर रखे थे, बट इस छोटी सी चीज़ ने, मैं पहले कम्युनिटी को गलत बोलता था कि नहीं, अगर ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया है तो ऐसा क्यों बनाया, मैं डिफरेंट क्यों हूँ, मेरी ज़िंदगी स्पॉइल हो गई। मैं हूँ थर्ड जेंडर, मैं हूँ नॉर्मल। अगर आप मुझे कहेंगे कि नॉर्मल नहीं है, सिस नहीं है या वो नहीं है, मैं भी इंसान हूँ। थर्ड जेंडर भी इंसान होते हैं। पर आप ये सोचिए, जब थर्ड जेंडर को ही नहीं पता था वो थर्ड जेंडर है और उसे लगता था कि वही इंसान नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है कि सिस लोग भी है। मुझे बस वही स्टिग्मा दूर करना है। मैंने बहुत डिप्रेशन झेला, बहुत लड़ाइयाँ की, खुद से लड़ाई की। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई होती है खुद से। मैंने खुद से लड़ाई इतनी गहरी थी कि बहुत बार मैंने हार भी मानी। साइकाइट्रिस्ट के पास भी लेकर गए। जब मेरा वो जो कम आउट वाला सेक्शन होता है, जब मैंने अपने घर वालों को बताया तो वो तुरंत मेरे को अगले दिन साइकाइट्रिस्ट के पास ले गए। साइकाइट्रिस्ट ने बोला कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये सेल्फ हार्म है, इसके अंदर ट्रेड्स और जितने भी नेगेटिव ट्रेड्स हो सकते थे, उसने सारे ट्रेड्स मुझे बताए। बट क्या उसने मेरे को बताया कि बेटा तुम जो फील कर रहे हो वो नॉर्मल है? क्या मुझे पता था कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो नॉर्मल है? क्या मेरे अगल बगल वालों को पता था कि ये चीज़ नॉर्मल है? नहीं। ये शुरुआत हो गई डिप्रेशन की, लड़ाई की। फिर मैंने कॉलेज में एंट्री ली। कॉलेज में भी मेरे को नहीं पता था मुझे कैसे चीज़ें हैंडल करनी है। फिर मेरी मुलाकात हुई एक लड़की से। हाँ, ये थोड़ा रोमांटिक हो सकता है, बट हाँ, एक लड़की से। बट वो लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है, सब कुछ है। एक पार्टनर को, वो कह सकते हैं कि वो एक पार्टनर है जो मेरा साथ देती है, जो मुझे सपोर्ट करती है, जो मुझे चीज़ें नॉर्मलाइज करने का मौका देती है। उसने मेरे को नॉर्मल फील कराया कि मैं अलग नहीं हूँ। यही वाली चीज़ मुझे भी करनी है। उसने आज से 2 साल पहले मुझे नॉर्मल फील करवाया और अब मुझे चाहिए कि जैसे मेरे को सबने नॉर्मल, जैसे मेरे को उसने नॉर्मल फील करवाया और मैं आज जो हूँ, उसने मुझे इतने सारे सुसाइड अटेम्प्ट्स करने से बचाया और जो भी मैंने किए उसमें भी बचाया, तो उसके लिए उसको थैंक यू। और हर किसी को ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है, चाहे वो रोमांटिक हो या फ्रेंडशिप वाला टर्म हो। बस हम कुछ ही चीज़ें हैं जो आपसे अलग हैं। बस उन चीज़ों को लेकर आपको हमें समझना होगा और हमें ऐसे एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि सोसाइटी में हमारा भी उतना ही एग्जिस्टेंस है जितना आपका है। हम भी इस कंट्री के सिटीज़न हैं और वो सारे राइट्स जो आपके हैं वो हमारे भी होने चाहिए। हम बस चाहते हैं कि हमारे साथ वो भेदभाव ना करें और आप हमें वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे हम हैं। जैसे हमने आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अगर हम आपसे अलग हैं, आप हमारे साथ भेदभाव करते हैं, तो आप भी तो हमसे कहीं ना कहीं हमारे लिए अलग है ना। तो हम आपके साथ भेदभाव नहीं करते। हमने ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन वाला नज़रिया आपके लिए नहीं रखा, तो फिर आप क्यों हमें अलग ट्रीट कर रहे हैं? हमें एक्सेप्ट कीजिए और हमें आगे बढ़ने में मदद कीजिए। हम बस यही चाहते हैं, समाज की मुख्य धारा से खुद को जोड़ना चाहते हैं और आपके साथ रहकर आपके साथ ही काम करना चाहते हैं और विकास के रास्ते पर आगे चलना चाहते हैं। बस यही हमारा मोटिव था। और आज हम 2023 में 5 नवंबर को कानपुर को ये प्राइड गौरव यात्रा करा रहे हैं, जिसमें आप सभी से भी उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करिए और इस गौरव यात्रा का हिस्सा बनिए। जिन पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि हाँ उनका बच्चा इस कम्युनिटी से है, वो पेरेंट्स भी आ सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए इस प्राइड में। बट हर किसी को कोई ऐसा सपोर्टर चाहिए होता है, मेरे पास भी है। हम भी आपके लिए बनेंगे। मैंने इसलिए कानपुर क्वेयर वेलफेयर फाउंडेशन आज से पिछले साल पहले ज्वाइन किया था, इसी चीज़ को सोचकर कि जो मेरे पीछे आएंगे, जो मेरे साथ लोग हैं, उनके लिए चीज़ें नॉर्मलाइज करना। मेरे को ये नहीं है कि मैं कुछ अलग चीज़ करूं, मुझे बस ये है कि जो इंसान जैसा भी फील कर रहा है वो उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर, कि हर चीज़ के, हर इंसान के डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप उसको हू हा ही करोगे, आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपके सामने कोई इंसान है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर वो थोड़ा आपकी ब्यूटी स्टैंडर्ड से लो है
तो आप उसको कहोगे कि भाई तू तो गंदा दिखता है। अगर वो ज़्यादा है तो आप कहोगे कि ये तो ज़्यादा बनता है। सब चीज़ें नॉर्मल हैं, आप भी नॉर्मल हो, हम भी नॉर्मल हैं। बस यही वाली चीज़ इंसान को जाननी होती है। हमारे कानपुर क्वेयर वेलफेयर फाउंडेशन का बस यही मकसद है कि हमें चीज़ें नॉर्मलाइज़ करनी है और हर इंसान को हर चीज़ नॉर्मलाइज़ करनी चाहिए। और जो चीज़ आप नहीं चेंज कर सकते और जो सच में गलत है उसके लिए आपको लड़ना चाहिए। मैंने भी लड़ाई की और मेरी लड़ाई चलती रहेगी। और हमारे कानपुर का वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से 5 नवंबर को प्राइड अरेंज की जा रही है। सो हम सब बस आपका साथ चाहते हैं। हम आपसे अलग नहीं हैं, ना हमें कोई अलग से रोल्स चाहिए। बस आप अपने बीच में बैठने का हक हमें दे दें, इतना हमारे लिए काफ़ी है।